अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा, आज हमारा लेक्चर 39 से लेकर जहाँ तक का सफ़र हुआ वहाँ तक हम पढ़ेंगे जितना हो सकेगा। आज के लेक्चर में आप समझ गए हैं कि मेमोरी से हमें स्टार्ट करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकते विदाउट एलिमेंट जो है मेमोरी वाली। ठीक है, आप याद रख लेंगे जो सीक्वेंशियल सर्किट हैं वो ऑपरेट ही मेमोरी एलिमेंट से होते हैं। फिर कहते हैं मेमोरी एलिमेंट्स यूज इन सीक्वेंशियल सर्किट्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड स्टोर few binary bits of information। मेमोरी एलिमेंट्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और वो कुछ बाइनरी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर महफूज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। लार्ज मेमोरीज जो हैं उनके पास ये सलाहियत है कि वो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल कर सकती है। इसी वजह से हम कंप्यूटर सिस्टम्स में जो मेमोरी है वो बड़ी इस्तेमाल करते हैं। रैम का अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको याद हो, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, किसी भी जगह से वो चीज़ आपकी एक्सेस कर सकती है। ठीक है, इसीलिए उसे रैंडम कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में चीज़ एक्सेस करे, रैंडमली मैं कोई चीज़ करना चाहूँ तो तभी मैं कर सकता हूँ। A computer which executes an application program has the application stored in the form of program instructions in large memories। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है या आप कह सकते हैं एक मल्टीपर्पज़ मशीन है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ बोलें या स्पेशल पर्पज़ बोलें, जो एग्जीक्यूट करती है, चलाती है किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को। ठीक है, चलाने के बाद क्या करती है, इसके पास जो एप्लीकेशन है वो महफूज होती है वह एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की शक्ल में लार्ज मेमोरीज के अंदर, बड़ी जो मेमोरियाँ होती हैं उसके अंदर महफूज हो जाती है। कहते हैं मेमोरी का जो स्टोर करने के तरीक़ेकार है वो या वन से स्टार्ट होता है जिसको हम बिट कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आपकी काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, वो बिट होती है। 4 को हम निबल के नाम से जानते हैं, ये इस्तेमाल नहीं होता लेकिन आपको पता हो। 8 को हम बाइट कहते हैं। दो निबल बनकर एक बाइट बनती है, 2 निबल इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, और हायर नंबर ऑफ बिट्स जैसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद किलो बाइट आती है, फिर मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, बीटा बाइट। ठीक है, करते करते सो ऑन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डिजिट इज अ बिट। तो स्टार्टिंग में जो सबसे छोटी चीज़ है वो ये है, बिट। फिर नंबर 2 पे निबल, फिर बाइट जो दो निबल बना के बनती हैं। ठीक है, फिर किलो बाइट, मेगा एंड सो ऑन सिलसिले। ये इसने बात कर दी। अब एप्लीकेशन जो आपके पास होती हैं डेटा को हैंडल करने के लिए वो 8 बिट यूनिट होती हैं और वो बाइट होती हैं, जो मैंने बोली कॉम्बिनेशन ऑफ वही बात है अभी तक जो मैं कर चुका हूँ। अब कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे वर्ड बनती है, अब दो या दो से ज़्यादा बाइट्स आपके पास आएंगी ना, इस तरह 2 बाइट्स हैं, 3 हैं, तो वो हमारे पास वर्ड कहलाती हैं। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो मेमोरी एलिमेंट है वो किस तरीके से अरेंज होती हैं। ठीक है, ये उसने बताया हुआ है। ये हमारे पास रो है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ ये रो होती है, ये सारी रो 1 है, और ये रो 2 है, 3 4 एंड 5। ये वाली जो है इसे हम कॉलम के नाम से जानते हैं, ये कॉलम, ये सारे कॉलम है। 8 कॉलम, 8 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 64 का टोटल अगर इसको मल्टीप्लाई करें वो बनते हैं। पढ़ते हैं क्या कहते हैं। ये स्टोरेज एलिमेंट ऑफ मेमोरी कैन आइदर स्टोर अ लॉजिक 0 और अ लॉजिक 1 एंड इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, हर मेमोरी एलिमेंट जो है या 1 या 0 स्टोर करेगा और उसको हम सेल बोलते हैं। ये जो हमारे पास 1 0 है इसको एक सेल बोलूँगा। रो 1 कॉलम 1 का सेल जिसके अंदर वैल्यू 1 पड़ी है। Memories are arranged in an array and each cell can be identified by specifying a row and a column number। मेमोरीज तरतीब के सारे एक एरेस में, ठीक है, जमा हुई भी होती हैं। एरे के कहते हैं कि बाद कॉन्टीन्यूसली चीज़ चलती जा रही है। अगर हम तरतीब के साथ आगे चलाते जा रहे हैं किसी चीज़ को तो उसे हम एरे कह सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे पहचान होती है, किसी भी रो को स्पेसिफाई करने से। जिस तरह आप फर्ज करें ये वाला है मेरे पास कॉलम, रो नंबर 1 कॉलम नंबर जितना भी है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका मुझे पता चल गया रो 1 कॉलम 5 के ऊपर जो मेरे पास चीज़ पड़ी हुई होगी वो मेरे पास ये सेल आएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ ये वाला कर लेता हूँ, अब मेरे पास रो 5 कॉलम 3 आ जाएगा। ये वाला करूँ, रो 8 कॉलम 8, स्टार्टिंग में रो होती है फिर कॉलम होते हैं। रो को एक्स से याद रखिए और कॉलम को वाई से। ठीक है, ऑल राइट। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है कि मेमोरी को हम
किस तरीके से बांटते हैं या वो कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से खिलाने में मदद करती है, आप कह सकते हैं उसको मेमोरी ऑर्गेनाइज। कोई भी एप्लीकेशन है उसको कैसे फिर वो इस्तेमाल करेगी मेमोरी को, ये सारा काम हमारा सीपीयू का होता है जो उसका ब्रेन है। Thus, memory array can be organized in several ways depending on the unit of data. अब 64 सेल एरे जो है 8 बाई 8 सेल होता है जिसमें 8 रोज एंड 8 कॉलम है, और वो हर चीज़ 8 बाइट मेमोरी है, ठीक है। कंसिडर करें अगर, तो क्या होगा, 8 लोकेशन बनेंगी और हर लोकेशन में एक सिंगल बाइट है, ठीक है। अब 8 लोकेशन में सिंगल बाइट कैसे है, 8 आपके पास बिट्स हैं, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से, या इस तरह अगर मैं लिखूँ 1100 1100, ये आपके पास 8 बिट हैं जो 1 बाइट के बराबर है, ठीक है। ये इसने बात की है। 64 सेल का वही है, ऑर्गेनाइज करते हैं 4 into 4, तो ये 16 सेल बनती हैं और ये 16 निबल्स हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर निबल भी लिखूँ वही बात है, वो 4 को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 into 4 ये 16 निबल्स भी लिख दूँ तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास, एंड इफ ऑर्गेनाइज एज 1 into 64, तो वो 64 सिंगल बिट वैल्यू बनते हैं। तो आप इसको निबल भी कह सकते हैं या खाली इसको वो लिख दें 16 के साथ 4, तभी वही बात है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। 16 4 और हमें 64 ही आते हैं। तो मेमोरी वही बात है जो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। कि इस तरीके से आइडेंटिफाई होती है कि हमारे पास, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई होती है नंबर ऑफ यूनिट के साथ, ये जितने यूनिट साइज के मुताबिक वो स्टोर की गई है। जैसे 8 into 8 मेमोरी आइडेंटिफाई होगी 8 बाइट मेमोरी, और जो 16 into 4 करें तो 16 ने बलवा लिया क्योंकि बनेगी वो भी 64 ही, ठीक है। 16 32 64 नहीं 16 24 जो भी है, 16 16 32 16 32 48 एंड 56, ना 56 नहीं 64। तो ये आपके पास इस तरीके से है। तो प्रैक्टिकल मेमोरी चिप अगर ऑर्गेनाइज करें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 16K का मतलब है 16 किलो बाइट into 8 मेमोरी। तो अगर हमने सिर्फ ये पता करना है बाइट्स, तो 16 into 1024 करें तो आपके पास ये आ जाएगा बाइट्स में आंसर। और अगर आप निबल पता करने हैं तो निबल के लिए आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बेट्स पता करनी है into 8 करेंगे तो बेट्स में आंसर आ जाएगा 124 into 8, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल वही है। कैपेसिटी कहते हैं कि कितनी गुंजाइश है, डेंसिटी कहते हैं कि आपका जो एरिया है या कितनी जगह उसमें स्टोर के लिए बाकी है। जिस तरह अब आपके पास एक कमरा है, कमरे के अंदर अगर जितनी ज़्यादा डेंसिटी या जगह मौजूद होगी उतना ज़्यादा सामान आ सकता है उसके अंदर, ये डेंसिटी इस चीज़ को कहते हैं। अब आप सोचें कैपेसिटी और डेंसिटी में फ़र्क है, तो अब ये हमारे पास मोर मतलब जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी उसकी सलाहियत को कहते हैं कि वो कितना डेटा अपने अंदर रख सकती है। कैपेसिटी सिर्फ सलाहियत होती है, ठीक है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कैपेसिटी वो, डेंसिटी से आप कह सकते हैं कितनी उतनी गुंजाइश ये जगह है। जितनी ज़्यादा आपके पास जगह होगी उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी कम कैपेसिटी होगी। डेंसिटी और ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हैं। अब सिंगल सिग्नल एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी। अब आपके पास एड्रेस बसेस 3 तरह की होती हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, ठीक है। डेटा एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर आप कह सकते हैं। 3 एड्रेस रजिस्टर हो गए। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम है वो मेमोरी का जो एड्रेस है वो लेके जाता है, ठीक है। मेमोरी डेटा रजिस्टर डेटा लेके जाता है। और ये तीसरा हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शन वाला, वो इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं। अब एड्रेस बस से एड्रेस डिकोडर, और ये इस तरीके से काम हो रही है रीड राइट ऑपरेशन। इन्होंने ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है कि किस रीड राइट ऑपरेशन होते हैं। ये एक दफ़ा पढ़ लें, इतनी कोई ऐसे मुश्किल बात नहीं है। और ये फार्मूला आपको आना चाहिए 2 की पावर n वाला, उसमें तो उस हिसाब से एड्रेस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अच्छे कहते हैं मेमोरी सेलेक्ट और एनेबल सिग्नल। अब एक कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखा जाए, एक मेमोरी चिप है जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन, लेकिन किसी खास जगह से हम शुरू करें, ठीक है। या रीड या राइट ऑपरेशन हम निकालें या करें एक सिंगल एड्रेसेबल लोकेशन में, तो क्या होगा, जो यूनिक लोकेशन है जो और किसी जगह पर नहीं है वो एक्सेस की जाएगी एक ही, ठीक है, मेमोरी की चिप के अंदर। और जो सिंगल मेमोरी चिप है वो सिलेक्ट करेगी पहले
ये रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन कैरी आउट होगा, ये कह रहे हैं वो। फिर जितनी मेमोरी चिप्स हैं वो इनेबल करेंगे, ज़्यादा देंगी चिप, या फिर चिप पर सेलेक्ट करेंगे सिग्नल को किस तरीके से एक्टिवेट होना है कि फिर इससे पहले कि मेमोरी एक्सेस हो सके। ये पूरी वही उसने बात बताई हुई है। अब मेमोरी टाइप्स आपको पता है, मेमोरी टाइप्स दो हैं, रैम एंड रोम। एक होती है परमानेंट वाली, वो रैम नहीं है, रोम है। रैम हमारे पास रीड एंड राइट ऑपरेशन करती है। रीड करते हैं डेटा को लेना, राइट उसमें चेंजेस करना, जिस तरह फोल्डर हम नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ और चीज़ खोल के, वो सारा राइट ऑपरेशन है। रीड में कोई चीज़ हम बना रहे हैं, चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, ऊपर नीचे रख रहे हैं फोल्डरों के अंदर, फोल्डर वो सारी चीज़ें रीड में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद और कॉपी पेस्ट वाले इसमें भी आ जाएंगे, रीड राइट के अंदर। तो अब इसमें पहली चीज़ है कि रैम हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बल्कि वोलेटाइल है। उसकी वजह वोलेटाइल इसलिए से कहते हैं क्योंकि अगर कंप्यूटर ऑफ हो अगर ये डेटा लॉस्ट कर देती है। और नॉन वोलेटाइल वो वाली मेमोरी होती है जिसको एक दफ़ा आपने इसके अंदर बायोस लिख दिया, बेसिक कंप्यूटर आउटपुट सिस्टम, तो वो आपके पास हमेशा इसके अंदर सेव रहेगी। फर्मवेयर, अब फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर आप कह सकते हैं कि स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग योर होल कंप्यूटर, ठीक है। जिस तरह छोटे छोटे प्रोग्राम कैसे हो सकते हैं, जो आपकी मदर बोर्ड पर चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, वाईफाई है, नेटवर्क कार्ड के अलावा ब्लूटूथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं फर्मवेयर के ज़रिए F12 दबा के। उसके अलावा वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं, बजाय पूरा आप पीसी खोलें या लैपटॉप खोलें, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स दैट आर एम्बेडेड इनसाइड ऑफ योर सॉफ्टवेयर। रोम के अंदर जो चीज़ आती है, आप इसको अपग्रेड करने को फ्लैशिंग कहते हैं, जब आप फर्मवेयर को अपग्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इधर एक चीज़ याद रखने वाली है, जो रैम है वो दो तरह की टाइप में इस्तेमाल होती है। एक स्टैटिक रैम जो फ्लिप फ्लॉप पे चलती है, और एक डायनामिक रैम जो कैपेसिटर का इस्तेमाल करके बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। अब स्टैटिक रैम जो है वो हमारे पास एक ही चीज़ कैपेबल होती है स्टोर करने की, या ज़ीरो वैल्यू या वन। लेकिन फ्लिप फ्लॉप है ना, जो इंफॉर्मेशन रिटेन तब तक रखेंगे जब तक इसको पावर मिलती रहेगी। डायनामिक रैम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो सिंगल बेड को स्टोर करता है। वो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और दोनों को भी कह सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगल बेड हो गया, वन हो गया, या फिर जीरो। एक टाइम पे चीज़ होगी, अगर वन को स्टोर करना है तो कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा, वो पहले अनचार्ज होगा, और बाइनरी वैल्यू जब जीरो होगी तो कैपेसिटर वापस अनचार्ज स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ें पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट हैं। अब एक बात है, स्टैटिक मेमोरी है वो तेज़ होती है डायनामिक मेमोरी से, और डेटा एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसी वजह से ये जो मेमोरी है ये महंगी भी बहुत होती है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है पर यूनिट ऑफ इस वाले से। और डायनामिक मेमोरी के पास एक उन्होंने बात बताई, हाई स्टोरेज डेंसिटी, और इसके पास गुंजाइश आपके पास ज़्यादा होती है डायनामिक में, ठीक है। ये जो DDR रैम्स आपको डायनामिक डेटा डबल डेटा रेट वाली जो रैम आप देखते हैं ना, वो सारी ये डायनामिक वाली होती हैं। सिंपलर टू इम्प्लीमेंट एंड ऑटोफाई, इसमें एक बहुत छोटा सा सेमी कंडक्टर लगा हुआ होता है कंपेयर टू फ्लिप फ्लॉप्स। स्टैटिक रैम की अब पूरी बात है कि डेटा कैसे जा रहा है, पहले यहाँ से हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास सेलेक्ट और ये राइट ऑपरेशन है, इधर से एंड, और ये डेटा यहाँ से और यहाँ दोनों से जाएगा डेटा, फिर जिस तरह ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करने फिर आउटपुट कर देगा। बहुत लंबा फिर बन जाएगा। 40 पे आगे, डिकोडिंग लार्ज मेमोरीज। पहले हमने खाली मेमोरीज और इसकी टाइप्स को और उनकी चीज़ों को देखा, अब डिकोडिंग लार्ज मेमोरीज को हम देखते हैं। कहता है कि जो लार्ज मेमोरी है, जिस तरह 16 किलोबाइट की मेमोरी है, उसकी रो और कॉलम को डिकोडर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इनपुट एड्रेस में जो रो एड्रेस कॉलम एड्रेस में टूट चुका होगा, एक्टिवेट कैसे होगा, रो एंड कॉलम सेलेक्ट लाइन रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से वो टूट चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी आपके पास मेमोरी होगी वो उतने छोटे छोटे रोज एंड कॉलम में स्प्लिट होती जाएगी, और उस हिसाब से उसको एड्रेस और वो दे दिया जाएगा, एड्रेस रो एंड कॉलम का, ताकि उसको हम एक्टिवेट कर सकें और अपना काम निकलवा सकें। काम निकलवाने से क्या मुराद है,
कि उसमें हम अपना जो डेटा है वो उसके अंदर रीड करवा सकें, जिस तरह से बोला है एक 2 डायमेंशनल मैनर में, लीनियर एड्रेस मतलब तरतीब के साथ, जिस तरह से ये बनाई हुई है। फिर उस तरीके से हम देख लेते हैं ये डिटेल सर्किट बनाया हुआ है। मेमोरी रीड साइकिल कैसी होती है, मेमोरी राइट साइकिल, ये भी आप पढ़ लें, इतनी मुश्किल बातें नहीं है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत फिर टाइम ज़ाया होने वाला है, इस पर लेक्चर और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सिंक्रोनस बर्स्ट एस रैम है ये। सिंक्रोनस बर्स्ट एस रैम की भी दो कैटेगरी हैं, एक एसिंक्रोनस रैम है और एक सिंक्रोनस बर्स्ट रैम है। अब स्टैटिक मेमोरी है जो एसिंक्रोनस एस रैम है, उसका ऑपरेशन हमारे पास डिपेंड करता है क्लॉक सिग्नल पे, पर एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एसिंक्रोनस इसकी उल्टी होती है, बस आप ये याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। ये एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब डायनामिक रैम लैचेस को इस्तेमाल करती है, एक बात याद रखें, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझिएगा ऊपर हमने फ्लिप फ्लॉप ऊपर नीचे लैचेस आ गए। तो इस सिंगल बेटा कंफर्मेशन को स्टोर करने 4 गेट इस्तेमाल होते हैं लैच करने के लिए। ट्रांजिस्टर्स में इस्तेमाल होंगे 4 से 6, जो कि एक सिंगल स्टोरेज सेल के बनाते हैं। बिल्ड करने हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी गुंजाइश बड़ी करने के लिए सिंगल ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल हो सकता है स्टोर करने के लिए, और एक सिंगल ट्रांजिस्टर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि वो एक 4 डिस्चार्ज कैपेसिटर को भी इस्तेमाल करता है। ये सारी बातें वही जो मैं करता आया हूँ, इसलिए इसको नीचे जाते हैं। एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग पर आते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का पता हो, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है इकट्ठा डेटा आएगा, आगे जाके तरतीब के साथ एक करके निकल जाएगा। जिस तरह 10 बंदे टूटे हैं खाने के ऊपर, खाने के बाद बारी बारी वो आराम आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, पहले एक या फिर दूसरा तीसरा, हालांकि शुरू में उन्होंने एक साथ सब ने काम किया खाने वाला, लेकिन लास्ट में लड़ लड़ गए, पहले एक जाता था फिर दूसरा। उसी तरह एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग भी इसी तरह होती है। अब डी रैम चिप जो है एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करती है, जिससे रिड्यूस हो जाती है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, आदि हो जाती हैं। जो एड्रेस रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ मेमोरी लोकेशन इज स्प्लिट इनटू रोज एंड कॉलम एड्रेसेस। तो अब एक्सेस करने के लिए डायनामिक रैम की लोकेशन, रीडिंग और राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो रो एड्रेस सबसे पहले आपका एड्रेस लाइन पे जाएगा। फिर जो ये एड्रेस है ये रो एड्रेस लैच के ऊपर डी रैम मेमोरी चिप पे जाएगा, और फिर एड्रेस अप्लाई करेगा कॉलम एड्रेस के ऊपर, जिसके बाद वो सेम एड्रेस लाइन पे चला जाएगा। अब जो कॉलम एड्रेस है वो कॉलम एड्रेस लैच के ऊपर अप्लाई की लैच किया जाएगा, और फिर दो सिग्नल आ रहे S and CS, row address and column address, are used as strobe signal to control the row address and column address ledger respectively। उस तरीके से वो मल्टीप्लेक्स हो जाएगा सेम सेट ऑफ एड्रेस लाइन और यूज़ करेगा रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस को डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस पे। फिर आपके पास आउटपुट हो जाएगा रो एड्रेस लैच और कॉलम एड्रेस लैच, जो कि एक साथ जुड़े हुए होंगे रो एंड कॉलम डिकोडर के साथ, which select a single row and column line selecting a storage cell to be accessed। वही सारी कहानी इस डायग्राम के हवाले से मैंने बताई हुई है। ऑल राइट, रीड एंड राइट साइकिल आ गई। सबसे पहले आपका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस आया रो एंड कॉलम का, तो उसके बाद यहाँ से रीड इंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर बार होगी ना उससे एक्टिवेट करने के लिए जीरो की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम 1 वैल्यू देंगे तो ये एक्टिवेट होगा, इसके लिए हम ज़ीरो देंगे, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम हो रहा होता है, हमेशा जो भी बार वाला होता है उल्टा काम करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो देंगे तो 1 में कन्वर्ट होकर काम करेगा, अगर हम 1 देते तो भी ज़ीरो हो जाते, इसलिए इसे 1 नहीं दे सकते। ये इसका लॉजिक है ज़ीरो देने का। फिर ये ना आप बोलेंगे बताया नहीं है मैंने, इसलिए भी सेम होगा। अब कहते हैं बर्स्ट रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिफ्रेश। DRAM चिप्स रिफ्रेश करते हैं या बर्स्ट रिफ्रेश मोड और डिस्ट्रीब्यूटर रिफ्रेश मोड। अब बर्स्ट रिफ्रेश मोड में क्या होता है, तमाम जो रोम है DRAM चिप जो रिफ्रेश होती हैं कॉन्जिक्यूटिवली रिफ्रेश साइकिल के मुताबिक। अब जो DRAM है जिसका रिफ्रेश साइकिल 8 मिली सेकेंड है, ठीक है, माइक्रो पढ़ने लगा तो मिली सेकेंड। अब बर्स्ट रिफ्रेश ऑफ ऑल रोज ऑकर्स वंस एवरी 8 मिली सेकेंड। अब हमारे पास पहले कहते हैं कि उसका एक रिफ्रेश साइकिल 8 का, लेकिन अब वो सारा होता है हमेशा हर 8 पे। तो इस दौरान ये जो साइकिल हमारी होगी क्या होगा, एक्सेस करेंगे नॉर्मल रीड एंड राइट ऑपरेशन को, लेकिन क्या होगा रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है वो सस्पेंडेड हो जाएंगे
क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं रिफ्रेश साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो ऑपरेशन रुके हुए होंगे, इस वजह से जो हमारी रैम है वो कभी कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग भी हो रही होती है, आपने देखा होगा। इनमें उसका साइकिल ही कंप्लीट नहीं होता। जब आप एक इकट्ठे करके कम रैम के ऊपर ज़बरदस्ती ज़्यादा चीज़ें खोलने की कोशिश करते हैं हैवी किस्म की, तो बहुत सारे विंडोज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चले जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उसकी जो साइकिल होती है वो कंप्लीट नहीं होती। इन डिस्ट्रीब्यूटेड मोड द रिफ्रेश साइकिल इज interspersed between normal read and write, अब मुझे ये प्रोनाउंस नहीं हुआ, पता नहीं, interspersed जो भी है। तो साइकिल्स अगर 1024 इंटू 1024 डी रैम मेमोरी को रिफ्रेश साइकिल इतना है 8 मिली, तो 1024 रोज हैज़ टू बी रिफ्रेश्ड इन 7.8 माइक्रो सेकेंड। ये माइक्रो सेकेंड मैं गलत पढ़ रहा था। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश इज यूज, जब डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश इस्तेमाल होगा ना 8 की जगह 7.8 पे हो जाएगा। बस ये है कि उसने बुनियादी बात की है। row address only refresh and column address before row address refresh, ये भी आप पढ़ लें। अब कुछ टाइप्स आ जाती हैं। कुछ टाइप्स डी रैम की ये हैं कि फास्ट पेज मोड डी रैम का जो है रैंडम एक्सेस से बहुत ज़्यादा तेज़ है। फास्ट पेज मोड हमारा काफ़ी तेज़ है, कॉलम जो है उनको सक्सेसिव कॉलम्स होती हैं जो आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, सेम रोज मीन फॉर सेम कॉलम। और read and write operation होता है successively by asserting the column address group signal, और जो column address signal है वो deasserted होता है, डिसेबल कर देते हैं। assert का मतलब है कि वो सिग्नल भेज देगा कि हम एक्सेस करें, डिसर्ट का मतलब है उसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट डिसेबल कर दो। डी आउट पे डेटा लाइन जाएगी और जो नेक्स्ट कॉलम एड्रेस है वो तब तक नहीं होगा जब तक डेटा जो है करंट एड्रेस को लैच नहीं कर देता एक्सटर्नल सिस्टम रीडिंग डेटा से डी रैम के अंदर। एक्सेस स्पीड डी रैम की जो है वो लिमिटेड होती है एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ लैचिंग द डेटा अवेलेबल ऑन द डी आउट लाइन। लेकिन जो एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट है ईडीओ डी रैम, इसकी मेमोरी और ऑपरेशन सिमिलर है एफ पी एम, पता नहीं एफ पी एम अब क्या चीज़ है, डी रैम। हाउएवर द कॉलम एड्रेस सिग्नल डजंट डिसेबल द डी आउट, तो जो कॉलम एड्रेस सिग्नल है ये डिसेबल नहीं करते डी आउट को। तो जब हम जाते हैं नॉन असर्टेड स्टेट में तो जो वैलिड डेटा है डी आउट लाइन है वो वापस उसी तरह रहता है, सिग्नल असर्टेड दोबारा से होता है और नई जो कॉलम है वो एक्सेस हो जाती है। कि नेक्स्ट कॉलम एड्रेस कब एक्सेस किया जाता है इससे पहले कि जो एक्सटर्नल सिस्टम है वो करंट डेटा को कबूल करे, ठीक है। अब सिंक्रोनस डेटा डी रैम आई है जी, जो क्लोज क्लॉक सिग्नल के साथ चलती है, इसलिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ टाइप्स आती हैं, एक पी राम, ई पी राम और ई पी पी राम। अब से सबसे पहली है, ठीक है, मास्क रॉम। मास्क रॉम में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसके बाद आप इसको दोबारा से नहीं री राइट कर सकते, री रिटर्न नहीं होता। एक दफ़ा राइट हो गया तो वो हमेशा के लिए वही रहेगा, इसलिए इसका मास्क रॉम कहते हैं। पी रॉम में एक बार आप इसे दोबारा से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक बार प्रोग्राम हो सकती है दोबारा, लेकिन उसके बाद नहीं हो सकती। एक बार हो गई दोबारा से तो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। अरेजेबल प्रोग्राम अलाउ करते हैं अरेजिंग ऑफ स्टोर डेटा एंड रीप्रोग्रामिंग, ठीक है, ये आपको ज़्यादा देता है। अल्ट्रा वायलेट में भी अच्छी तरीके से होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है इसमें जितनी मर्जी है आप दफ़ा रेज करें और स्टोर करें। ये जो प्रोग्रामेबल ई पी राम और वी जो ई पी राम है इसको इन दोनों में आपको निकालनी पड़ती है रोम, उसके बाद जाके अल्ट्रा वायलेट लेज़र मार के आप इसमें से निकालने। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकली है लास्ट ये वाली, इसमें आपको रैम नहीं, ये रोम नहीं निकालनी पड़ती। इसको आप उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर लगी हुई रेज भी करते रहें, डेटा स्टोर भी करते रहें इसके अंदर, करते रहेंगे, इसमें आपके पास वो नहीं है, ठीक है, डेटा परमानेंटली भी स्टोर नहीं होता। इसको बार बार आप जिस वक्त अपनी मर्जी से, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं है तब तक आप इसे अरेज करके वो कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। अब मास्क को इन्होंने बताया हुआ है, मास्क के लिए इन्होंने बोला एम ओ एस ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। ये वाली जो है हमारे पास, ठीक है, आप कह सकते हैं सर्किट अभी हमारे पास खुला हुआ है, तो अगर सर्किट खुला हुआ होता है तो वैल्यू ज़ीरो होती है, सर्किट जब खुला हुआ नहीं होता वैल्यू वन होती है। तो ये इसने थोड़ी सी बात की। रोम के एप्लीकेशन है जी। अब रोम के एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज़ हमारे पास ग्रे कोड आ जाता है, ठीक है, जिन्हें फोर बेट। अच्छा, ये ग्रे कोड इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं आपको ये वाला एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद ये वाला करेंगे। 1010 लिखा हुआ है, ग्रे कोड इसका निकालते कैसे हैं। पहले और दूसरी पेज को कंपेयर किया तो सेम आए, सेम नहीं डिफरेंट आया तो वन एज इट इज़। पहले तो ये उसी तरीके से लिखते हैं, ये डिफरेंट
नहीं थे तो 1 आया। ठीक है, मैंने 1 0 1 0 किया ना। अब 0 1 भी डिफरेंट थे तब भी 1 आया, ये भी डिफरेंट है तब भी 1 आया। तो ये आप देखें। अब एक और करते हैं, 1 1 1 0 को 1 एज इट इज़, 1 और 1 सेम है तो 0, ये भी सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। किधर है 1, ये देखे 1 0 0 1, मेरे पास ही 1 0 0 1। एक और करवाता हूँ, ये वाला करते हैं 0 1 1 0 1 1 है। अभी आंसर मैंने नहीं देखा, जो भी है वो भी देखेंगे। 0 एज इट इज़, 0 और 1 को कंपेयर किया, 1 आया। 1 और 1 सेम थे तो 0 आया, 1 और 0 डिफरेंट थे तो 1 आया। ये देखें। असल में पता है क्या, और जॉर गेट कॉन्सेप्ट, जॉर गेट क्या कहते हैं, अगर सेम है तो 0, ठीक है, और अगर डिफरेंट हैं तो 1। ये जॉर गेट का लॉजिक है, यही चीज़ हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। इसको इससे कम, पहले ये एज इट इज़ लिखा, फिर इसको इससे कंपेयर किया 0 को 1 से, तो डिफरेंट थे तो 1 लिख दिया। 1 और 1 सेम तो 0 आ गया, फिर 1 और 1, ठीक है, जो भी थे उसके हिसाब से हम लिख देंगे। 0 1 तो डिफरेंस, 1 और 1 0, 1 और 1 फिर 0, 0 ट्रिपल 1 0 1 डबल 0। तो ये 0 है, मुझसे गलती हुई है, ठीक है। तो ये असल तरीक़ेकार होता है। फिर रॉम रीड साइकिल एंड एक्सेस, फिर वही दोबारा से आ गई। अब प्रोग्रामेबल मेमोरी की रैम की बात कर रहे हैं, रॉम जो है, ईपी रॉम की बात हुई है। ये एक दफ़ा आप पढ़ लें, मैं फ्लैश वाले आपको बता देता हूँ। एक आइडियल मेमोरी है जिसकी हाई डेंसिटी है, अगर हाई डेंसिटी है तो इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा आने वाली है, और फास्ट एक्सेस रेट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। रीराइट कैपेबिलिटी है और नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो रैम की बात हो रही है, नॉन वोलेटाइल, बल्कि वोलेटाइल राम की बात, ठीक है। The ROM, PRAM, PROMs, P greater have none of these memories has all memory because it's set for the flash memory. अब फ्लैश मेमोरी ऑपरेशन आपके पास हैं, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन एंड ये पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सेल है लॉजिक 1 स्टेट में जाते हैं और उससे कोई चार्ज भी नहीं होता। जो प्रोग्रामिंग ऑपरेशन है वो एक चार्ज ऐड करेगा, इसमें फ्लोटिंग गेट इस्तेमाल होगा जो स्टोर करेगा 0 को। अब नो चार्ज, कोई भी चार्ज ऐड नहीं होगा किसी भी गेट पे, तो क्या होगा, स्टोर करेगा लॉजिक वैल्यू 1। अब जो चार्ज है वो स्टोर किया था एक पॉजिटिव वोल्टेज को कंट्रोल गेट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, ठीक है। जब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ फ्लोटिंग गेट, और जब ये गेट दोबारा चार्ज हो जाएगा वो रिटेन करेगा चार्ज सालों तक। ये प्रोग्रामिंग ऑपरेशन की बात हुई है। रीड ऑपरेशन के दौरान एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेगी एमओएस ट्रांजिस्टर के ऊपर जो कंट्रोल करेगा गेट को। अगर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है गेट के ऊपर, नेगेटिव चार्ज से मुराद है इलेक्ट्रॉन स्टोर होता है, जो पॉजिटिव रीड वोल्टेज है वो सफिशेंट नहीं है, वो मुकम्मल नहीं है, या इतनी कम है कि वो इसको ओवरकम ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती नेगेटिव चार्ज की, जिसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन ही नहीं होता। इसके बरक्स या इसके दूसरे हाथ पे अगर ये जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम स्टोर करें, जो छोटी मकदार में इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं, जो पॉजिटिव रीड वोल्टेज होगी वो भी अभी वो पूरी तरीके से नहीं है कि ऐसे दोबारा से वर्क काम कर सके और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए। लेकिन या जब जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन होगा तो इसकी जो करंट है, वो जो करंट है वो उसमें से निकलना शुरू कर देगा, ड्रेन टू द सोर्स ऑफ द सेल ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो प्रेजेंस से उसका वहाँ होना ही जो है ये एहसास दे रहा है कि जो करंट है वो सेंस्ड होगा, ये इससे 1 इंडिकेट होगा, और उस करंट का ना होना या उस करंट का ख़त्म हो जाना 0 इंडिकेट करेगा। ये बात हुई है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो सारी डायग्राम में बाहर समझ आ गई होगी। अरेज ऑपरेशन कैसे होते हैं पढ़ लेते हैं। During the arrays operation, charges removed from the memory cell a sufficiently large positive voltage is applied at the source with respect to the control gate, ठीक है। कहता है कि जो आप अरेज ऑपरेशन करते हैं, चार्ज रिमूव होते हैं मेमोरी सेल से, और सफिशेंटली जो है एक लार्ज मकदार में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होती है जो सोर्स है उस कंट्रोल गेट के ऊपर। जो वोल्टेज है वो अप्लाई होगी कंट्रोल गेट और सोर्स अपोजिट
हो जाएगा, वोल्टेज पर अप्लाई करेगा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर चार्ज को हम प्रेजेंट करें गेट के ऊपर, ये प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई होगी सोर्स पे जो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, डिप्लीटिंग द गेट। अट्रैक्ट करने अगर गेट के, पता नहीं डिप्लीट से क्या मुराद है, मुझे यहाँ मतलब नहीं पता। डिप्लीटिंग द गेट फॉर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन in the logic design। पता नहीं है क्या कह रहे, खैर। अब फ्लैश मेमोरी ये रेस पीरियड प्रोग्रामिंग, ये आपको अपने तौर पर सही, डिप्लीटिंग का क्या मतलब है मेरे जहन से निकल गया। तो ये बात है, फ्लैश में भी आ रही है, ठीक है। कहता है जो फ्लैश में भी आ रही है वो रेंज होती है रोजन कॉलम में, रो लाइन कनेक्ट कर दी कंट्रोल गेट में, ईच एम ओ एस ट्रांजिस्टर इम्प्लीमेंट करिए सिंगल बेड स्टोरेज सेल। नंबर ऑफ एम ओ एस ट्रांजिस्टर रो पे जनरली डिपेंड करते हैं किसकी बुनियाद पे, साइज ऑफ डेटा वैल्यू, जितनी डेटा वैल्यू होगी हर लोकेशन तो उसके मुताबिक ये जो रो है वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। हर सिंगल रो या एक लाइन छोड़ गया, a byte value stored at a location requires 8 cells actively by a single row। क्योंकि बाइट में आपके पास 8 बिट्स होती हैं इसलिए 8 आपके पास सेल होने चाहिए। सिंगल रो में सेलेक्ट करेगा टाइम को ताकि अप्रोप्रिएट सेल को सिलेक्ट किया जाए, और सोर्स टर्मिनल जो है वो ट्रांजिस्टर को अरेंज करेगा कॉलम में जो कि कॉलम के साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर इसकी सिमिलरली, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है सेकंड कॉलम में सोर्स टर्मिनल्स के साथ जुड़े हुए होंगे, और उसके बाद साइज डेटा स्टोर करेगा बाइट के अंदर। मेमोरी के पास 8 कॉलम्स लाइंस सोर्स के साथ जुड़ी हुई होंगी जो ट्रांजिस्टर सेल और ईच कॉलम को एक साथ जोड़ेंगे, ये जो फिगर है वो आपको दिखा रहा है। फिर ज़्यादा ही पेचीदा किस्म की बनाई हुई है। मेमोरी समरी आपके पास आ चुकी है, इस समरी वही जो हम ऊपर पढ़ते हैं, इसको अपने अच्छे तरीके से देख लेना, खास तौर पर इस टेबल को ज़रूर देखें। ये पैराग्राफ पढ़ लें तो कोई इतनी समझाने वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरीज आ गई हैं, एक फाइफो और एक लाइफो। फाइफो कहता है जो पहले जाएगा वो पहले जाएगा, लाइफो कहता है जो लास्ट में है वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है, उल्टा है। अब इसको समझाने से पहले आपको नाम से पता चल गया, इस डायग्राम से बता देते हैं। डिवाइस ए इधर से आई है, ठीक है, डिवाइस बी अब ये रीड हुई है, लेकिन जाना इसको पहले चाहिए, ये बाद में जाएगी, ये फाइफो है। अगर ये पहले जाएगी वो बाद, तो ये इसको उल्टा हो जाएगा जो लाइफो है। बस इतनी सी बात है। अब कीबोर्ड बफर की जो एग्जांपल है वो फाइफो की है, ये आप पैराग्राफ पढ़ लें, इसमें सारी उन्होंने कहानी समझाई हुई है, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है। अब हमारे पास इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है कि रजिस्टर को जो हम इस्तेमाल करने में फाइफो होते हैं, क्योंकि वो पहले जो चीज़ आती है वो पहले ही बाहर निकलती है ना, जिस तरह इधर वन है, फिर यहाँ टू, यहाँ फोर, जो वन है वो पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद टू थ्री एंड इस तरह, ठीक है। अगर इसी का उल्टा हो जाए, सात पर निकल रहा है, ये लाइफो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपने बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं फाइफो मेमोरी को, ये भी हम पढ़ लें। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी आ गई। चलिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।